हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 हिंदी का बिल्कुल वायरल पेपर। ये जो पेपर है ये बिल्कुल वायरल पेपर है और आप सभी का 2024 बोर्ड एग्जाम में ठीक है बिल्कुल यही पेपर आएगा, यानी ऐसा ही पेपर आएगा। ये जो क्लास 10 हिंदी का पेपर है ये बिल्कुल असली पेपर है। अगर आप सभी लोग ठीक है इस पूरे पेपर की तैयारी करके अगर आप सभी लोग 2024 बोर्ड एग्जाम देने जाओगे तो आप सभी का हिंदी में आप सभी का 70 में 70 नंबर पूरा का पूरा पक्का। ये मेरी 100% गारंटी का आपका पूरा नंबर पक्का है, ठीक है। और यहाँ पे हम आप सभी को इस पेपर में जितने भी टाइप के क्वेश्चन है सभी टाइप के क्वेश्चनों का आंसर पूरा लिखित रूप से हम आप सभी को बताएंगे। पूरा कॉपी पर कैसे लिखा जाता है जिससे आपको पूरे नंबर मिले, पूरे के पूरे आंसर को हम आपको यहाँ पे लिख करके बताएंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा लास्ट तक देखिएगा और यहाँ पे OMR शीट को हम आपको पूरा भर के बताएंगे कैसे आप सभी को भरना है, ठीक है। क्या सावधानी आपको OMR शीट में करना है, कैसे कॉपी पर लिखना है, सभी आंसर को हम आपको पूरा का पूरा लिख करके बताएंगे। आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप के देखिए और सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे 10 अंकों का अपना रोल नंबर लिखना है और यहाँ पे आप सभी को अपना नाम लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो ये हिंदी के पेपर कोड होता है वो 900 ठीक है 1 होता है और यहाँ पे संकेतांक जो पेपर के संकेतांक रहेगा वो 829 GD रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये संकेतांक है और ये 2024 का बिल्कुल वायरल पेपर है, ठीक है। और यही पेपर आपको 2024 बोर्ड में मिलेगा और इसमें जो आपको हिंदी का पेपर इसमें 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा और इस 15 मिनट में आपको इस पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ना है। और ये जो रहेगा पूर्णांक ये 70 का रहेगा, इसमें आप सभी को नंबर लाना है, ठीक है। यानी आप लोग अगर पूरी तैयारी इस पेपर का करके जाते हो तो आपका पूरा 70 में 70 रहेगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे कुछ निर्देश दिए हैं जो कि यही निर्देश है कि इसमें 2 खंड में ये पेपर विभाजित है, खंड अ खंड ब, ठीक है। खंड अ में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि 20 नंबर का क्वेश्चन है और उसके बाद खंड ब है जो उसमें वर्णनात्मक प्रश्न है, 6 नंबर 7 नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ पे 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन है उसका आंसर आप सभी को OMR शीट पे देना है और आप सभी को काले और नीले पेन का ही सिर्फ यूज करना है। यानी इस गोले को भरने के लिए आपको सिर्फ काले और नीले पेन और डार्क पेन का यूज करना है, ठीक है। कैसे आपको भरना है और ये जो है OMR शीट ये हिंदी का है, ठीक है। जितने भी सब्जेक्ट का आप लोग पेपर दोगे आपको यहाँ पे वो सब्जेक्ट लिखा रहेगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे 901 लिखा हुआ है और यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहले दिया है बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है। खंड अ दिया है जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न है जो कि यानी कि 20 नंबर का है और इसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर क्वेश्चन 1 नंबर का है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि प्रश्न पहला, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा। पहला है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लांतर युग, ठीक है। तो जो बाबू गुलाब राय हैं वो शुक्ल युग के लेखक हैं। यहाँ पे क्या है, ऑप्शन सी राइट है, पहले का सी। अब देखिए आपको OMR शीट में कैसे भरना है, ठीक है। तो सबसे पहले कि आपको यहाँ पे पेपर का संकेतांक भरना है। यहाँ पे देखिए पेपर का जो संकेतांक है वो क्या है, यहाँ पे G और D है, ठीक है। जो कोष्टक में है उसको आपको यहाँ पे भरना है। तो इसमें आपको G भर देना है और इसमें आपको D भर देना है और आपको ब्लैक पेन और ब्लू पेन का यूज करना है। यहाँ पे हम आपको पेंसिल से ही इस तरीके से भर के बता रहे हैं। जहां पर इसमें G है उसको आपको कलर कर देना है उस लड्डू को और इसमें जहां पे D है उस गोले को आपको भर देना है, ऐसे पूरे तरीके से भरना है, ठीक है। और इसमें हमने बताया कि पहला जो क्वेश्चन था उसमें सी वाला ऑप्शन राइट था, तो पहले का सी यानी यहाँ पे सी वाले गोले को आपको भर देना है, ठीक है। और गोला भरने का सही और गलत तरीका यहाँ पे दिया रहेगा आप सभी को। ये जो है ये गलत तरीका है, इससे आपको बिल्कुल भी नहीं भरना, नहीं तो 1 भी नंबर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे सही तरीका जो है ये इस तरीके से आपको इस तरीके से पूर्ण रूप से गोले को भरना है, ठीक है। क्योंकि ये जो OMR शीट है ये कंप्यूटर से चेक होगा, अगर आप लोग सही गोले को भरोगे तभी आपको नंबर मिलेंगे। तो इस तरीके से पहले का सी, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 से लेके 20 तक दिया हुआ है और 20 ऑब्जेक्टिव है, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस गोले में भरना है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, चिंतामणि किस विधा की रचना है, ठीक है। यहाँ पे विधा पूछ रखा है।
विधा का मतलब जो चिंतामणि है ये निबंध है, कविता है, कहानी है, नाटक है या उपन्यास है, ठीक है, या रेखाचित्र है, क्या है। तो यहाँ पे देखिए जो चिंतामणि है सबसे पहले कि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि जो है ये निबंध संग्रह है, यानी निबंध है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे का ए वाला ऑप्शन राइट है, OMR में आपको भर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन, गबन किसकी रचना है। अब देखिए गबन किसकी रचना है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला और हरीश कृष्ण प्रेमी, ठीक है। तो यहाँ पे गबन जो है ये उपन्यास विधा की रचना है। यहाँ पे हम आपको विधा भी बता देते हैं, जिससे अगर ये आ जाए कि गबन किस विधा की रचना है, ऑप्शन में आता है आपके, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, आप लोग वहां पे सही आंसर आप लोग याद रहेगा तो लिख दोगे, ठीक है। तो गबन किसकी रचना है, तो ये मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम आपको जैसा मॉडल पेपर पूरा का पूरा समझाकर बताते हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चन तक हम आपको काफी अच्छे तरीके से समझाकर बताते हैं, ऐसा आपको कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। और जितने भी मॉडल पेपर हम आपको बताते हैं सभी मॉडल पेपर के क्वेश्चन बिल्कुल वायरल होते हैं। हर साल आपके पेपर में 100% गारंटी है आएगा इस बार भी, और हर साल आपके पेपर में आता है, ठीक है। इसलिए देखिए जो हमारा वीडियो है, हमारे जो मॉडल पेपर है, सिर्फ आप लोग उस पर कॉन्फिडेंस कीजिए, 100% आप सभी का पूरा नंबर हर एक सब्जेक्ट में आएगा और आप लोग एक टॉपर स्टूडेंट बनोगे, ठीक है। और बाकी जितने भी यूट्यूब चैनल वाले मॉडल पेपर बता रहे हैं सब फेक वीडियो है, ठीक है, सब फेक पेपर है, सिर्फ आप लोग हमारे चैनल के ही वीडियो देखिए। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्रश्न चौथा है, शुक्ल युग की समयावधि है, यानी जो शुक्ल युग है उसका समय कब से कब तक माना जाता है, ठीक है। तो शुक्ल युग का जो समय है वो 1919 से 1938 ईस्वी तक माना जाता है, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है पांचवा, नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो देखिए ये नीर का निर्माण जो है ये जो अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन जी थे उनके द्वारा लिखा गया है और ये आत्मकथा है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्री प्रवास किस युग की रचना है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवादी युग, छायावादी युग, ठीक है। तो जो प्री प्रवास है वो द्विवेदी युग की रचना है और ये जो है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे मधुशाला किसकी रचना है, तो ये हरिवंश राय बच्चन जी का है, ठीक है, जो अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। अमिताभ बच्चन जी को सभी लोग जानते होंगे लेकिन हरिवंश राय बच्चन जी को आप लोग नहीं जानते होंगे, ठीक है, ये उनके पिता थे। नेक्स्ट है यहाँ पे 8वां क्वेश्चन, भारत भारती किसकी रचना है। सियाराम शरण गुप्त की है, मैथिली शरण गुप्त की है, जयशंकर प्रसाद की है या महादेवी वर्मा का है। तो ये जो भारत भारती है ये मैथिली शरण गुप्त जी का है, ठीक है। नेक्स्ट है आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है। तो जो आधुनिक काल है, ठीक है, वो 1843 से अब तक माना जाता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, 10वां, मतीराम किस युग के कवि हैं। तो देखिए जो मतीराम है वो रीति काल के कवि हैं, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है, ठीक है। और जैसे बिहारी हो गए ये भी रीति काल के कवि हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 11, हास्य रस का स्थायी भाव है। देखिए अब आप सभी के एग्जाम में जो हास्य रस और करुण रस आपको क्लास 10th में सिर्फ पढ़ना है और इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, ठीक है। और जो इस बार आप सभी का रस आएगा वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में रहेगा। पहले क्या रहता था कि उसका आपको परिभाषा, डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल आपको देना पड़ता था, बट अब इस बार क्या है सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में ही आएगा, ठीक है। तो आपको यानी 2 ही पढ़ना है, हास्य रस, करुण रस। तो आप लोग को हास्य रस का जो होता है वो हास होता है, ठीक है, स्थायी भाव आपको ये याद कर लेना है, और करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, ठीक है। तो आपको ये दोनों तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रियो प्रकाश, ठीक है, प्रभात या प्रकाश। तो यहाँ पे देखिए क्या है, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अब हम आपको यहाँ पे रटी रटाई बातें कोई भी नहीं बताएंगे, यहाँ पे हम सिर्फ आपको समझाकर और ट्रिक से बताएंगे चीजें, ठीक है, जो आपको हमेशा याद रहेगा। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि जैसे अगर कोई भी उदाहरण में मनो, ठीक है, मनो आ जाए या मनु आ जाए या जनु जानो आ जाए, ठीक है, ज्यों त्यों आ जाए, अगर इतनी चीजें आप नोट कर लीजिए, अगर इतनी चीजें आ जाए उदाहरण में तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार रहेगा। कौन सा, आप लोग बिना सोचे समझे उत्प्रेक्षा अलंकार पे टिक मार दीजिएगा, 100% बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये याद कर लीजिए कि जहां पे मनु आ जाए, ठीक है, मनु यानी कि जनु जानो, मनु मानो और ज्यों त्यों, ठीक है, इस तरीके से आ जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार वहां पे रहेगा।
नेक्स्ट है यहाँ पे रोला चंद्र में कुल कितने चरण होते हैं। तो रोला चंद्र जो है उसमें कुल 4 चरण होते हैं। ठीक है, आपको रोला और सोरठा ही सिर्फ चंद्र पढ़ना है, आप लोग दोनों को तैयार कर लीजिए। 4 चरण होते हैं। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है प्रश्न 14, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया। यहाँ पे पूछ रखा है उपसर्ग और यहाँ पे दे रखा है आकर्षण। ठीक है, तो यहाँ पे जो शब्द दिया है वो आकर्षण लिखा है। ठीक है, इसमें यानी कि जो कर्षण है इसके आगे क्या लगा हुआ है, आ लगा हुआ है, जिससे ये आकर्षण बन गया है। ठीक है, तो जो इसमें यानी कि जो आगे लगा हुआ शब्द है जैसे आ है, ठीक है, ये क्या है, ये उपसर्ग है। तो इसमें क्या लगा है, आकर्षण में आगे जो लगा शब्द है वो आ है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। ठीक है, तो देखिए जो रचना है इसके आधार पे जो वाक्य के भेद है यहाँ पे, तो भेद जो है वो 3 होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, पीताम्बर में कौन सा समास है। अब देखिए यहाँ पे समास पूछ रखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पीताम्बर जो है यानी कि ये जो है ये बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। ठीक है, क्योंकि जो पीताम्बर है इसमें क्या होता है कि पहला पुरुष प्रधान नहीं होता, दूसरा भी नहीं होता, जाके तीसरा पुरुष जो है इसमें प्रधान होता है। ठीक है, ये बहुव्रीहि समास है। इसमें क्या पीताम्बर यानी पीला है वस्त्र जिसका, अंबर मतलब वस्त्र। ठीक है, पीला है वस्त्र जिसका अर्थात भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यानी कि जाकर के तीसरा पद जो है वो प्रधान है अर्थात भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, पीताम्बर में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है आंसू का तत्सम रूप है। ठीक है, तो आंसू का जो तत्सम रूप होता है वो अश्रु होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन, कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है। ठीक है, तो देखिए जो कर्तृवाच्य है इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है कि ताभ्या शब्द में वचन एवं विभक्ति है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो ताभ्या है ये क्या है, यानी यहाँ पे जो ताभ्या है ये पंचमी विभक्ति बहुवचन है और चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है। ठीक है, दोनों में लास्ट में ये ताभ्या है। तो यहाँ पे पंचमी विभक्ति तो नहीं दिया है, दिया है यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, और हमारे चैनल पे विभक्ति और शब्द रूप पहचानने की बहुत ही अच्छी ट्रिक है। अगर आप लोग उस ट्रिक को जान जाओगे तो आप लोग मात्र 1 सेकंड में हजारों विभक्ति और वचन को, शब्द रूप को पहचान सकते हो। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हो तो हमारे चैनल पे विजिट करके आप लोग देखिए, प्लेलिस्ट में देखिए। ठीक है, या आप लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिए विभक्ति पहचानने की ट्रिक अपना विद्यालय, वहां पे हमारी वीडियोज आ जाएंगी और आप लोग वहां से आसानी से देखकर तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 20 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वनाम है। ठीक है, मनुष्य है, बचपन है, वो है, या इनमें से कोई नहीं। तो वह जो है ये सर्वनाम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट। तो ये तो था 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, जो कि 20 नंबर का है, और आपको अगर आप लोग पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बिल्कुल सही करते हो तो आप सभी का 20 नंबर जो है बिल्कुल पक्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब। ठीक है, और ये 50 नंबर में क्वेश्चन है। सबसे पहला है इसमें गद्यांश दिया हुआ है जिसमें 2 गद्यांश है। ठीक है, आपको किसी एक गद्यांश के ही प्रश्नों के उत्तर को लिखना है जिसका संदर्भ और व्याख्या आपको काफी अच्छे तरीके से याद है। आप सभी लोग उसी, ठीक है, यानी आपको संदर्भ में पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखना होता है, तो आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम जिस गद्यांश का काफी अच्छे तरीके से याद है, आप सभी लोग उसी, ठीक है, गद्यांश के 3 क्वेश्चनों का आंसर आप लोग लिखिए। अब देखिए यहाँ पे ये 6 नंबर का है, यानी कि 3 क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन 2 नंबर का, 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, सबसे पहले कि निम्नलिखित गद्यांश पे आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पे दिया है गद्यांश, इसके नीचे 3 क्वेश्चन दिए हुए, इसमें आपको इसी क्वेश्चनों का आंसर इसी गद्यांश को पहचान कर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले गद्यांश क्या है, यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। ठीक है, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। ठीक है, चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का ठीक है, धीर उत्साही का और उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त
युक्ति का और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। ठीक है, अब देखिए क्या यहाँ पे ये अकबर और बीरबल दोनों समान थे? नहीं, इनमें विभिन्नता पाई गई। बीरबल बहुत गरीब थे लेकिन वो बहुत चालाक थे, और अकबर तो अमीर थे, राजा थे। ठीक है, तो इनके में यानी गरीब और अमीर की मित्रता हुई, तो इसमें विभिन्नता पाया गया कि नहीं? पाया गया ना। तो ठीक है, तो इसी प्रकार है कि यानी कि ये नहीं कि आप कि स्वभाव एक है, आप लोग एक ही कैटेगरी के इंसान हो तभी आप में मित्रता हो। ठीक है, यानी अलग अलग कैटेगरी के इंसान, अलग अलग स्वभाव रुचि के इंसान में भी मित्रता होती है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन ये तो हमने आपको समझाया। ठीक है, पैसेज को पहले, और यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में हम आपको बताया पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखना होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपको इसको पहचानने की ट्रिक हमारे चैनल पे मिल जाएगी, और यहाँ पे भी हम आपको कुछ हिंट्स बता देंगे। अगर आप लोग इस पूरे चैप्टर की पहचानने की ट्रिक देखना चाहते हो तो आप लोग चैनल पे सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर। ठीक है, यहाँ पे गद्यांश पहचानने की ट्रिक अपना विद्यालय, तो वहाँ पे हमारी वीडियोस आ जाएंगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे भी हम आपको कुछ हिंट्स बता दें, जैसे यहाँ पे मित्रता आ जाए। ठीक है, तो मित्रता जो है, अगर ये मित्रता आ जाए कहीं पर भी ये पूरा गद्यांश में, तो ये मित्रता चैप्टर से है, और इसके लेखक जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, तो आपको इसका संदर्भ अब लिखना कैसे कॉपी में, अब यहाँ पे हम आपको लिखकर बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये गद्य है, तो यहाँ पे आप सभी को पहले में गद्य लिखना है। ठीक है, हेडिंग आपको ऐसे लिखना है, और इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो गद्यांश दिया है इसके आपको फर्स्ट के 2 वर्ड और लास्ट के 2 वर्ड को डैश डैश करके लिख देना है। यह कोई, ठीक है, फर्स्ट के 2 वर्ड डैश डैश देखता था, यानी यहाँ पे देखता था। ठीक है, ऐसे आपको लिख देना है। इसके बाद क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें संदर्भ बोला था, तो आपको यहाँ पे संदर्भ हेडिंग डालना है। देखिए आपको संदर्भ में क्या लिखना है, तो यहाँ पे ये जो है गद्यांश है, तो आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। ठीक है, हिंदी, और हिंदी को आपको ब्लैक पेन से लिखना है, और यहाँ पे कामा के अंदर आपको लिखना है। हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, और जो भी लेखक का नाम, पाठ का नाम है, आपको उसको ब्लैक पेन से कामा के अंदर लिखना है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। अगर आप लोग इस तरीके से लिखते हो संदर्भ, तो आपको पूरे के पूरे 2 नंबर टीचर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अब देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या का मतलब क्या होता है, इसमें आपको सबसे पहले समझना होगा कि आपको जो यहाँ पे दिया है गद्यांश, इसमें सिर्फ आपको उन्हीं शब्दों का व्याख्या करना है जिसके नीचे ये जो अंडरलाइन दिया है। ठीक है, जहां तक ये अंडरलाइन दिया है सिर्फ उसी का व्याख्या करना है। तो यह कोई से लेकर के आकर्षित होते, सिर्फ इसके ही नीचे यहाँ पे अंडरलाइन दिया है। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना व्याख्या करना है। तो यहाँ पे आपको इसका व्याख्या कैसे करना है, यही शब्दों को आपको लिखना है, सिर्फ आपको थोड़े से अपने शब्दों में इसको बना करके लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या। हेडिंग क्या डालना है, रेखांकित अंश की व्याख्या, आपको ऐसे हेडिंग डाल देना है। उसके बाद देखिए अब आपको शुरुआत कैसे करना है जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर मिले, तो प्रस्तुत अवतरण में। ठीक है, या प्रस्तुत पंक्ति में भी आप लोग लिख सकते हो। प्रस्तुत अवतरण में लेखक कहते हैं, लेखक कहते हैं, या अगर आपको अच्छे से याद है पाठ का नाम, अरे यानी कि सॉरी लेखक का नाम, तो आप लोग यहाँ पे ठीक है प्रस्तुत अवतरण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अगर नहीं याद है तो लेखक कहते हैं कि मित्रता के लिए स्वभाव व समान रुचि वाले में ही परस्पर मित्रता हो सकती है। यह धारणा उचित नहीं है। ठीक है, यह धारणा उचित नहीं है। विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि की समरूपता आवश्यक नहीं होती है, क्योंकि लोग विभिन्नता देखकर भी परस्पर आकर्षित होते हैं। इसका कारण अभाव है। ठीक है, जैसे जो दुर्बल व्यक्ति है, ठीक है, वो बलवान की तरफ आकर्षित होता है, यानी बलवान से मित्रता करना चाहता है, और जो दुखी व्यक्ति है, ठीक है, वो दुखी व्यक्ति से मित्रता नहीं करेगा। अगर दुखी व्यक्ति से करेगा तो वो और दुख में हो जाएगा, हो सकता है वो मर जाए। ठीक है, इसलिए दुखी व्यक्ति जो है वो प्रसन्नचित्त जो व्यक्ति है उससे उसकी ओर आकर्षित होना चाहता है, उससे मित्रता करना चाहता है। तो ऐसे ही आपको पूरा लिखना है। नेक्स्ट है, इसमें एक क्वेश्चन होता है जिसका आंसर आपको इन्हीं में से ढूंढ कर लिखना होता है। जैसे क्वेश्चन है तीसरा, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। ठीक है, क्यों आकर्षित होते हैं विभिन्नता देख करके, क्योंकि जो गुण हममें, यानी कि जो गुण हममें नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वो गुण
हो, ठीक है। इसलिए क्या है, विभिन्नता देखकर लोग, जैसे क्या है कि अगर कोई दुबला है, ठीक है, तो वो उसके अंदर जो है बलवान का गुण नहीं है, तो वो क्या चाहेगा कि वो जो गुण उसमें नहीं है, ठीक है, वैसा वो मित्र बनाना चाहेगा। तो यही इसी में है कि विभिन्नता इसीलिए देखकर, ठीक है, मित्र बनाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वो गुण हो, ठीक है। जैसे कोई कमजोर स्टूडेंट है पढ़ाई में, तो उस स्टूडेंट्स को, ठीक है, कमजोर स्टूडेंट से ही मित्रता नहीं करना चाहिए, उससे एक अच्छे दोस्त बनाना चाहिए जो काफी अच्छा हो पढ़ने में, ठीक है। यानी कि उसमें क्या विभिन्नता है, वो कमजोर स्टूडेंट है और जो उसका फ्रेंड है वो अच्छा स्टूडेंट है, टॉपर स्टूडेंट है। तो ऐसे ऐसे मित्रता आपको करोगे तो आपके अंदर भी वो गुण आएगा और आप लोग भी टॉपर बन जाओगे। और इसमें अथवा क्वेश्चन है, आप लोग इसको कीजिए, अथवा जो दिया है उसको गद्यांश को कीजिए, ठीक है। हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी, क्या कोई हिंदू पृष्ठभूमि पर, ठीक है, या भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है। और ये जो है ये यानी कि ये ममता पाठ से लिया गया है, ठीक है। इसमें ममता का यहाँ पे भाव उत्पन्न हो रहा है, यानी ये ममता पाठ से लिया गया है। और इसके लेखक जो है वो जयशंकर प्रसाद हैं। इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं। तो आप सभी लोग इसको तैयार कर लीजिए, ठीक है। आपको संदर्भ में जो पहला हमने बताया उसी तरीके से लिखना है, सिर्फ पाठ का नाम, लेखक का नाम चेंज करना है। गद्यांश की रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए, आपको भाव इसका स्पष्ट करना है, ठीक है। सिर्फ आपको यहाँ पे परम पिता से लेकर के जाएगा तक, सिर्फ जिसके नीचे अंडरलाइन है उसी का आपको व्याख्या करना है। और ममता के द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर इसी में मिल जाता है, यानी आयोजन। आप लोग, ठीक है, ईश्वर के बिना ईश्वर की इच्छा के बिना किसी भी काम का आयोजन अपने से नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे आप सभी लोग ऐसे ही इसका आंसर लिख लीजिएगा। हम चैनल पे इसका आंसर कई बार बता चुके हैं, आप लोग हिंदी का जो वीडियो है उस पे, या आप लोग प्लेलिस्ट जो हिंदी का है उसमें क्लिक करके आप लोग वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। सभी आंसर बता चुके हैं। नेक्स्ट आता है दूसरा क्वेश्चन, ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें भी 3 क्वेश्चन दिए, पर क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक है। ये है यहाँ पे पद्यांश, यानी दिए गए पद्यांश पे आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पद्यांश क्या है, तो यहाँ पे चरण कमल बंदो हरिराई, जा की कृपा पगु गिर ले, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, ठीक है। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिह पाई। इस तरीके से दिया हुआ है। अब इसमें भी संदर्भ पहले बोला है, इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, उसके बाद एक क्वेश्चन दिया है। अब देखिए इसका आंसर आपको कैसे लिखना है। तो यहाँ पे आप सभी को, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या, यानी यहाँ पे दूसरा लिखा हुआ है, आपको दूसरा भी लिखा हुआ आ सकता है और यहाँ पे 22 भी लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है। जो भी है नंबर यहाँ पे लिख दीजिएगा आप लोग। और इसके बाद देखिए पद है, तो यहाँ पे पद लिखना है, चरण कमल डैश डैश तिपाई, यानी आपको फर्स्ट का 2 वर्ड और डैश डैश लास्ट का 2 वर्ड, ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा पेपर में। नेक्स्ट है यहाँ पे पहले में संदर्भ आपको लिखना है। संदर्भ में यानी ये जो चरण कमल बंदो हरिराई दिया हुआ है, ये जो है ये यानी कि ये सूरदास के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और पद से लिया गया है, यानी पद पाठ है, शीर्षक है, ठीक है। पद पाठ है, लेकिन ये जो है ये पद के सूर सागर से लिया गया है। ऐसे भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, अगर आप लोग पद लिख रहे हो फिर भी गलत नहीं है, ऐसे ही लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड, यहाँ पे काव्य खंड या पद खंड में संकलित पद नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के रचयिता सूरदास जी हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए इसका व्याख्या आपको कैसे करना है। तो सिर्फ आपको यहाँ पे बहिरों से लेकर के धराई, सिर्फ यानी कि रेखांकित अंश की व्याख्या का मतलब सिर्फ इतने का ही व्याख्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बहिरों सुने गूंग पुण्य बोले, यानी बहिर जो बहरे इंसान हैं वो फिर से सुनने लगते हैं ईश्वर की कृपा से, और गूंगे व्यक्ति फिर से बोलने लगते हैं,
ठीक है। इस तरीके से आप सभी को यहाँ पे लिखना है। और जो निर्धन व्यक्ति यानी जो गरीब व्यक्ति है वो सिर पर अपने छत धारण कर चलने लगता है। तो आपको कैसे लिखना है, देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या आपको हेडिंग डालना है। इसमें मैं उस ईश्वर के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति, ठीक है, पर्वत चढ़ जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है और बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है और निर्धन व्यक्ति सिर पर छत धारण कर चलने लगता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यानी इसी तरीके से आपको, यानी अगर यहाँ पे 2 लाइन से बोला हो, अगर आप लोग यहाँ से व्याख्या पूरा का कर देते हो फिर भी अच्छा है। ठीक है, आपको नंबर मिल जाएंगे। अगर आपके पास समय बहुत कम है तो आप लोग यानी यहाँ से बहरा से लेकर के, जिसे यहाँ पे बहिरों से लेकर के यहाँ पे धराई तक ही सिर्फ यहाँ पे इसके नीचे अंडरलाइन है, तो सिर्फ आप लोग इतने का ही व्याख्या कर सकते हो। ठीक है, हमने आपको पूरा बता दिया कि कहीं से भी आ जाएगा आप लोग लिख दीजिएगा, इसलिए हमने आपको यहाँ पे पूरा बताया है। ठीक है, क्योंकि कहीं भी रेखांकित अंश की व्याख्या कहीं यहाँ पे भी दे सकता है, कहीं यहाँ पे भी दे सकता है आपके पेपर में, इसलिए हम यहाँ पे सभी आपको बता दिए। नेक्स्ट है उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अब देखिए इसमें आपको अलंकार ढूंढना है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पे चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पे जो दिया हुआ है ये उदाहरण, सबसे पहले कि ये रूपक अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, रूपक अलंकार, तो यहाँ पे इसमें रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार में भेद रहित आरोप होता है, तो यहाँ पे भी भेद रहित आरोप किया गया है। ठीक है, कमल रूपी चरणों की वंदना की गई है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार इसमें है और इसमें और भी अलंकार है आपको। ठीक है, जितने अलंकार है आपको सबका नाम लिखना है। और यहाँ पे देखिए बार बार यानी ब का 2 बार आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार भी है, तो आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा रूपक अलंकार और यहाँ पे अनुप्रास अलंकार। ठीक है, इसमें अथवा क्वेश्चन दिया है, देखिए आपको दोनों में से किसी एक को ही करना है। देखिए दिया है यहाँ पे, सुनी सुंदर बैन सुधारस साने सयानी है जानकी जानी भली। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ पे तिरछे करी नैन तिन्हे समुझाई कछु मुस्काई चली तुलसी तेही अवसर से ही रावे अवलोकती लोचन लाहू अली अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनु मंजुल कंज कली। और यहाँ पे देखिए दिया है तुलसी। ठीक है, यहाँ पे इस पद्यांश में तुलसी दे दिया, तो आप लोग यहाँ पे पहचान लीजिए कि ये जो पैराग्राफ दिया है यानी ये जो पंक्ति दिया है ये गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और गोस्वामी तुलसीदास का यानी कि जो आप सभी के किताब में नाम है पाठ का वो है धनुष भंग वन पथ पर, तो ये जो है ये वन पथ पर से लिया गया है। ठीक है, वन पथ पर से ये शीर्षक से लिया गया है और इसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। इसके बाद आता है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो आपको अनुराग से लेकर के कली तक ही व्याख्या करना है सिर्फ आपको। ठीक है, हमारे चैनल पे वीडियो इससे रिलेटेड आ गया है, हमने इम्पोर्टेंट गद्यांश पद्यांश की वीडियो बनाया, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे अनुराग तड़ाग तथा मनु मंजुल कंज कली में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि यहाँ पे रूपक अलंकार है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जो अनुराग तड़ाग में भानु ये दिया है ये रूपक अलंकार है। उसके बाद यहाँ पे हमने बताया कि मनु मानो जनु जानो मनो ज्यो त्यों, अगर ये सब आ जाए तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मनु मंजू और यहाँ पे कंज कली यानी क की 2 बार आवृत्ति है और मन और म और म की 2 बार आवृत्ति यानी यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। आपको यहाँ पे लिखना है अनुराग तड़ाग, ठीक है, रूपक अलंकार, इसके बाद मनु, ठीक है, ये उत्प्रेक्षा आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे मनु दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे कंज कली यानी क की और म की 2 बार आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार, तीनों ऐसे करके आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए प्रश्न तीसरा है, इसमें क्या है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से आपको किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, और ये क्या है 5 नंबर का है, 3 नंबर आप सभी को इसके अनुवाद पे मिलेगा, 2 नंबर आप लोग इसका संदर्भ लिखोगे उस पे मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए दिया है यहाँ पे क्या कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषाच्य केंद्र स्थलम अस्ति। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया है अनुवाद पारसी भाषायाम कारितः, यहाँ तक दिया हुआ है।
इसका आपको सबसे पहले संदर्भ लिखना है। इसमें आपको सिर्फ पाठ का नाम लिखना है, लेखक वगैरह इसमें नहीं लिखना है। तो इसमें भी आपको ठीक है संस्कृत गद्य आपको ऐसे लिखना है हेडिंग में। फिर ईसा नगरी डैश डैश कारिता, यानी ईसा नगरी फर्स्ट का 2 वर्ड डैश डैश करके, कारिता लास्ट का 2 वर्ड। तो ऐसे आपको लिख देना है। संदर्भ सबसे पहले लिखना है और संदर्भ को संस्कृत में कुछ इस टाइप से लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया। ठीक है, वाराणसी को आपको ब्लैक पेन से और ऐसे कामा में लिखना है। और इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, तो आपको ऐसे हेडिंग लिखना है हिंदी अनुवाद का। ठीक है, ईसा नगरी, ईसा का मतलब यह नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषाच्य केंद्र स्थलम अस्ति। ठीक है, तो यहाँ पे यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत के भाषा का केंद्र स्थल है। ठीक है, यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सब जगह फैला था। मुगल युवराज दाराशिकों ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वो उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुए थे, प्रेरित हुआ कि उसने उपनिषदों जो थे उपनिषद उसका अनुवाद फारसी भाषा में कराया था। ठीक है, तो ऐसे आप सभी को पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। अथवा है मानव जीवन से संस्करणम संस्कृति अस्माकः पूर्वजा मानव जीवन। ठीक है, यहाँ से लेकर के अस्माकः संस्कृत यहाँ तक दिया है पूरा। अब इसका क्या हो जाएगा, इसमें भी आपको क्या करना है, पहले संदर्भ लिखना है, इसके बाद अनुवाद लिखना है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से मानव जीवन से डैश डैश अस्माकः संस्कृति प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया। और इसका देखिए हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, आप सभी को हम बता देते हैं अथवा वाला भी क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, कि मानव जीवन का संस्कार करना ही संस्कृति कहलाता है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन का संस्कार करने के लिए बहुत प्रयत्न किया था। उन्होंने हमारे जीवन के संस्कार के लिए जिन आचार्यों विचारों का प्रदर्शन किया वही सब हमारी संस्कृति है। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग इसको रट लीजिए, बिल्कुल तैयार कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे चौथा, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित आपको हिंदी अनुवाद करना है। ये भी 5 नंबर का, 2 नंबर आपको संदर्भ पे, 3 नंबर अनुवाद पे मिलेंगे। दिया है मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचती, कामम हित्वा अर्थवान। ठीक है, भवति लोभम हित्वा सुखी भवेत। इस तरीके से यहाँ पे दिया है। अब देखिए इसका सबसे पहले कि इसमें यानी ये किस पाठ से है, तो आपको इसके लिए सबसे पहले इसका संदर्भ लिखना है। संदर्भ में हो जाएगा प्रस्तुत श्लोक। ठीक है, श्लोक है क्योंकि ये श्लोक है इसलिए श्लोक लिखना है। श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत जीवन सूत्रावली नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, हिंदी अनुवाद इसका क्या हो जाएगा, मानम हित्वा प्रियो भवति, यानी कि मनुष्य को अभिमान को छोड़कर प्रिय होता है। यानी मनुष्य जो है जब वो अभिमान को छोड़ देता है यानी घमंड को छोड़ देता है तो वो प्रिय हो जाता है। ठीक है, और क्रोधम हित्वा न सोचती, और क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता है। कोई भी इंसान क्रोध को छोड़कर कभी भी शोक नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे क्रोधम हित्वा न सोचती, क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता है। कामम हित्वा रथवान। ठीक है, भवति, यानी कि कामना को छोड़कर धनवान। रथवान का मतलब धनवान, कामना को छोड़कर मनुष्य धनवान होता है और लोभ को छोड़कर मनुष्य क्या हो जाता है, सुखी हो जाता है। तो ऐसे आपको लिखना है इसका पूरा। ठीक है, अथवा दिया है यहाँ पे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो इसका भी आपको ऐसे लिखना है। सबसे पहले पद लिख लीजिए, ये यहाँ पे आप लोग श्लोक लिखिए, सर्वे भवन्तु डैश डैश भवेत्। ठीक है, संदर्भ में आपको प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। और इसके बाद इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी कि सभी लोग सुखी हो। ठीक है, सर्वे सन्तु निरामया, यानी सब रोग रहित हो, यानी कि सभी लोगों को किसी को भी रोग न हो, वो रोग रहित हो बिल्कुल। और इसके बाद सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, यानी कि सभी लोग कल्याण को देखे। पश्यन्तु मतलब देखना होता है। ठीक है, भद्राणि मतलब कल्याण को। माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, और कोई भी दुखी न हो, अर्थात सभी के कल्याण की कामना की गई है इस पंक्ति में।
तो ऐसे आपको पूरा लिखना है। नेक्स्ट आ गया 5वां क्वेश्चन, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किसी एक का ही उत्तर देना है और ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या क्या है। अब इसमें क ख ग इस तरीके से दिया है, यानी इसमें क में 2 ठो दिया है, तो आपको दोनों में से किसी एक को करना है। ख में 2 दिया है। ठीक है, तो ये चीजें जो है ये जिला वाइज है, आपको ये पूरा जितना दिया है, ठीक है, इसमें से सिर्फ आपको एक के बारे में ही लिखना है और ये 3 नंबर का है और ये जिला वाइज होता है। आप लोग जिस जिले के हो उसी हिसाब से आपको याद करना है और उसी हिसाब से पेपर में आपको लिखना है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग अपने टीचर से संपर्क कर लीजिए कि हमारे जिले में कौन सा जो खंड काव्य है वो आएगा। ठीक है, या आप लोग अगर जिले का नाम बताओगे तो हम आपको कमेंट में भी बता देंगे। और हमने पर्सनल एक वीडियो इसी टॉपिक पे बना रखा है कि किस जिले के लोगों को कौन सा खंड काव्य याद करना है। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो अभी 4-5 दिन ही हो रहे हैं, आप लोग हमारे चैनल पे आइए, विजिट करके उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिए। वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आप लोग वहीं से देख लीजिएगा। इसके बाद तो यहाँ पे कई दिया है, जैसे मुक्ति दूत है, ज्योति जवाहर है, मेवाड़ मुकुट है, अग्र पूजा है, जय सुभाष है, मातृभूमि है, कर्ण है, कर्मवीर है, तुमुल है, इस तरीके से यहाँ पे दिया है। ठीक है, आपको किसी एक का ही लिखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रश्न 6वां है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का आपको जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का आप सभी को उल्लेख करना है। ठीक है, इसमें है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और यहाँ पे ये क्या है, 5 नंबर का जीवन परिचय लेखक का और 5 नंबर का कवि का, यानी जीवन परिचय वाले पूरा टोटल क्वेश्चन 10 नंबर का आपके पेपर में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हमने बता चुका है। आप लोग हमारे चैनल पे क्लास 10th इम्पोर्टेंट जो है जीवन परिचय, उसमें से आप लोग देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे जो है जयशंकर प्रसाद का जो जीवन परिचय है इस वीडियो में हम आपको बता देते हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय अभी हमने आज ही बताया है, चैनल पे आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए आपको लिखना कैसे है, यानी जीवन परिचय टॉपर कैसे लिखते हैं उसी हिसाब से आपको लिखना है, तभी आपको 5 के 5 पूरे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या, जयशंकर प्रसाद, जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद का जन्म। ठीक है, ऐसे आपको जीवन परिचय लिखने के बाद यहाँ पे एक बॉक्स बनाकर आपको लिखना है। ये टॉपर की तरीका होती है, अगर आप लोग ऐसे लिखते हो तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इसमें आपको सिर्फ 5-6 पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है और आप लोग को इसी 5-6 पॉइंट से पूरे जीवन परिचय को बनाना है। संक्षिप्त परिचय, नाम जयशंकर प्रसाद, जन्म इनका 1889 ईस्वी में हुआ था और कहीं कहीं 1890 भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से आप लोग किसी भी जन्म को यहाँ पे लिख सकते हो, सही रहेगा। और स्थान काशी वाराणसी में हुआ था। पिता का नाम इनके देवी प्रसाद तथा यहाँ पे रचना इनकी कामयानी और लहर, झरना, आंसू, तितली, इरावती, अपूर्ण, यानी जो भी है आप लोग को 1-2 रचना लिख देना है। मृत्यु 1937 ईस्वी में हो गई थी। अब देखिए इन्हीं पॉइंटों से यहाँ पे पूरा बनाना है जीवन परिचय। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। अगर माता का नाम याद है तो लिखिए, नहीं याद है तो कोई बात मत लिखिए आप लोग। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, ठीक है, भाषा का गहन अध्ययन किया। इनका बचपन तो बहुत ही सुख से बीता, किंतु बाद में इन्हें अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ठीक है, इनका जीवन बड़ा ही संघर्षशील था। अल्प अवस्था में क्षय रोग से ग्रस्त होकर के, यानी अत्यधिक चिंता के कारण, बचपन में इनके पिता मर गए थे, तो अत्यधिक चिंता के कारण ये क्षय रोग का शिकार हो गए और ये क्षय रोग से ग्रस्त होकर इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1937 ईस्वी को ये स्वर्ग सिधार गए। ठीक है, इनकी रचनाएं कामयानी, लहर, तितली, झरना, इरावती, अपूर्ण, राजश्री, अजात शत्रु, ठीक है, कई इनकी रचनाएं हैं। आप लोग यहाँ पे 2-4 रचनाएं जरूर लिख दीजिएगा लास्ट में, तभी आपको टोटल 5 के 5 पूरे नंबर मिलेंगे। और इसके बाद आता है नेक्स्ट 6वां, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। ये भी 5 नंबर का है। देखिए हम आप सभी लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं कि पूरी एक वीडियो में हम आपको पूरे के पूरे पेपर का आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों का भी कर्तव्य होता है कि आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, कमेंट अपनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी जरूर कीजिए आप सभी लोग। ठीक है, जितने भी पेपर बता रहे हैं सभी बिल्कुल वायरल क्वेश्चन के पेपर है और आपके पेपर में 100% गारंटी इस पेपर से
क्वेश्चन आपके पेपर में, ठीक है। यानी कि न तो 60 और 70% क्वेश्चन आप सभी के पेपर में, ठीक है, इस पेपर से जरूर आएंगे। 100 में 70 और 60% क्वेश्चन ही इस पेपर से आएंगे, ठीक है, लेकिन जरूर क्वेश्चन आएंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों में और लाइक कमेंट अपना जरूर दीजिए। हम आप सभी लोगों के लिए इतनी मेहनत से ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रा नंदन पंत, महाकवि सूरदास जी। तो दो जो है ये हम पहले से बता चुके हैं और गोस्वामी तुलसीदास का जो है इस वीडियो में हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या जो भी आपको लिख देना है, गोस्वामी तुलसीदास, यहाँ पे बॉक्स बना लेना है। इस बॉक्स में आपको नाम लिख देना है। सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास, जन्म, अगर आप लोग जन्म इनका संवत में लिख रहे हैं तो आप लोग को मृत्यु भी संवत में लिखना है, ठीक है। जन्म संवत 1554 ईस्वी और स्थान राजापुर बांदा, पिता का नाम आत्माराम दुबे, रचनाएं रामचरितमानस और मृत्यु संवत 1680 ईस्वी, ठीक है। 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तीजो शरीर, इस तरह से कुछ दोहा कहा गया है। जीवन परिचय में गोस्वामी तुलसीदास का जन्म संवत 1554 ईस्वी को बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। इनका बचपन का नाम राम बोला था। देखिए, क्योंकि जो तुलसीदास का जब जन्म हुआ था, ठीक है, तो इनके मुख में कुछ दांत पाए गए और ये जन्म लेते ही राम का नाम बोल दी, इसलिए इन्हें तुलाराम या राम बोला कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे और इनके मुख में दांत होने के कारण इनके माता पिता इन्हें राक्षस समझ के, ठीक है, अपने घर से त्याग कर देते, यानी इन्हें नदी के किनारे कहीं फेंक देते हैं। तो यहाँ पे राम बोला था, ये सरयू प्राणी ब्राह्मण थे। इनके माता पिता इन्हें बचपन में ही त्याग दिए थे। तब स्वामी नरहरि दास जो थे ये इनको ले गए, इनका पालन पोषण किया, इन्हें बड़ा किया, इन्हें शिक्षा दिया, ठीक है। इनका विवाह फिर रत्नावली से हुआ था। ये अपनी पत्नी के प्रेम पास में बहुत अनुरक्त रहते थे, यानी अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, लेकिन पत्नी के डांट के कारण इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया, ठीक है। और ये काशी चले गए। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक बीता है। इनकी मृत्यु संवत 1680 ईस्वी काशी के 80 घाट पे हुई। इनकी रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, ठीक है, दोहावली, इस तरीके से इनकी कई रचनाएं आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा लास्ट में। इसके बाद नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, ठीक है। ये 2 नंबर का है। तो आप सभी लोग कोई एक श्लोक लिख दीजिएगा, जैसे बंधन मरण जो है ये वाला भी लिख सकते हो आप सभी लोग, ठीक है। तो आप लोग 3 श्लोक याद कर लीजिए, 2 आपके पेपर में आएंगे और 1 आपको इसमें लिख देना है श्लोक में। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे प्रश्न 8वां, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है जो कि 2 नंबर का है। तो यहाँ पे 4 प्रश्न दिए रहेंगे, आपको सिर्फ 2 का ही देना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, विश्वस्य श्रेष्ठा ईश्वर एक एवं अति इति भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति, ठीक है। ऐसे आपको पूरा लिखना है, ये पूरा इसका आंसर है। नेक्स्ट दूसरा, पुरुराजा क आसीत, ठीक है। तो यहाँ पे पुरुराजा एक भारत वीर आसीत, यानी क की जगह सिर्फ आपको भारत वीर लिख देना है। चंद्रशेखर क आसीत, ठीक है। तो यहाँ पे चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त से चा आसीत, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरा लिखना है, इतना आंसर। उसके बाद वीर केन पूज्यत, तो पाठ का नाम ही है कि वीरेण पूज्यत, ठीक है। तो आपको इसमें से 4 का आंसर हमने बताया, जो कि आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है और निबंध आपके एग्जाम में इस बार 7 नंबर का आ रहा है। इसमें 4 निबंध दिया है। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, देखिए पर्यावरण संरक्षण का उपाय आ जाए या पर्यावरण प्रदूषण का उपाय क्या है, प्रदूषण को दूर करने का उपाय क्या है, पर्यावरण प्रदूषण पे समस्या, यानी कोई भी आ जाए टॉपिक, तो अगर आपको पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध याद है तो आप लोग उसमें लिख दीजिएगा, ठीक है। कोई भी टॉपिक आए आपको यही लिखना है। नेक्स्ट आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ हानि, नारी सशक्तिकरण, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे 4 दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहला हम आपको पूरा लिख करके बताते हैं कैसे आपको लिखना है, जिससे आपको पूरे के पूरे 7 नंबर मिले। तो देखिए आप सभी को सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या जो भी है 9 है तो 9 लिखिए, 29 है तो 29 लिखिए, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण सबसे पहला हेडिंग रूपरेखा रहेगा और इसमें आप सभी को हिंट्स लिखना होता है, यानी आप लोग ये जो
निबंध है, इसमें जितने भी आप सभी लोग हेडिंग का यूज करोगे वही आपको रूपरेखा में लिखना है। ठीक है। प्रस्तावना, प्रदूषण के प्रकार, पर्यावरण प्रदूषण का कारण, प्रदूषण को रोकने का उपाय, उपसंहार। तो प्रस्तावना सबसे पहला हेडिंग रहेगा, विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। प्रदूषण का अर्थ है स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। ठीक है। अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना है प्रदूषण कहलाता है। आप लोग जो मेन पॉइंट है उसको ब्लैक पेन से लिखिए। अगर आप लोग के पास हाइलाइटर है तो हाइलाइटर का भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है, आप लोग मत कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट है प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? तो आज के वातावरण में प्रदूषण निम्न रूपों में दिखाई पड़ता है। कौन कौन से रूपों में? जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रासायनिक प्रदूषण। ठीक है। वायु प्रदूषण में आप सभी को क्या लिखना है? आप लोग ये सब चीजें अपने दैनिक जीवन में डेली देखते हो, जो चीजें आप सभी को दैनिक जीवन में देखते हो, आपको अपने व्यवहार के रूप में अच्छी तरीके से याद है, वही आपको लिखना है। ठीक है। और बाकी आपको किताबों की कोई भी बात रटी रटाई नहीं लिखना है। जितना आप लोग अपने से बनाकर निबंध लिखोगे उतना ही टीचर प्रसन्न होते हैं और आपको नंबर देते हैं। तो वायु प्रदूषण में विशेष प्रकार की गैस अपने विशेष अनुपात में उपस्थित है। ठीक है। जीवधारी अपने क्रिया में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। मानव अपनी आवश्यकता के कारण वायु को प्रदूषित कर रहा है। इसके बाद 2 लाइन गैप देने के बाद नेक्स्ट, इसके बाद जल प्रदूषण। जल का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है। जैसा कि गांव में, शहरों में जो टैंकरें आते हैं पानी के, उसके पीछे लिखा होता है जल ही जीवन है। ठीक है। सही बात है, जल के बिना हम सभी लोग नहीं जीवित रह सकते हैं, इसलिए जल ही जीवन है। जल में कुछ तत्व जैसे खनिज लवण, कार्बनिक, अकार्बनिक गैसें आदि का अधिक मात्रा हो जाने के कारण जो जल है वो प्रदूषित हो जाता है। नेक्स्ट आ गया ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण जो है ये आज की एक आधुनिक समस्या है, यानी नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया, जैसे मोटर कार से निकलने वाली हार्ने, पीप पाप, ठीक है, जो भी हारन है, ट्रेन छुक 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 और जो भी ट्रेन हारन दे रही है, तथा कारखानों, मशीनें, लाउड स्पीकर आदि से ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाता है। रासायनिक प्रदूषण। आज के आधुनिक खेती से रासायनिक प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण उपज में वृद्धि के लिए दवाइयों का, कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है। अगर आप लोग इसको काफी अच्छे तरीके से समझना चाहते हो और भी सरल शब्दों में, तो आप लोग, ठीक है, हमारे चैनल पे हमने पहले से बता चुके पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध, आप लोग उसको देख लीजिएगा। और ये जो प्रदूषण का निबंध है ये हर साल आपके पेपर में आता है। आप लोग किसी भी हिंदी के पेपर को उठा कर देखोगे, किसी भी साल के ये पेपर जरूर रहेगा। ठीक है। तो इसलिए ये जरूर आएगा, आपको बिल्कुल लिखित है कि आएगा, इसलिए आप लोग इसको बिल्कुल रट लीजिए। तो हमने वहां पे अच्छे से उस वीडियो में बताया है काफी सरल शब्दों में, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए। आप लोग YouTube पर भी सर्च करोगे पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध अपना विद्यालय, तो वहां पे हमारी वीडियोस आ जाएंगी। ठीक है। तो इस तरीके से प्रदूषण का कारण क्या है? पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण विश्व में तेजी से जनसंख्या वृद्धि है। विश्व की जनसंख्या सुरसा की भांति विकराल रूप धारण की हुई। और दूसरा कारण विज्ञान है, मानव पे इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। प्रदूषण को रोकने का उपाय क्या क्या है? तो बढ़ती हुई जो जनसंख्या पर रोकथाम करना जो है प्रदूषण को रोकने का उपाय है। ठीक है। बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोकथाम तथा अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए। जल में कचरे व मृत शवों को न बहाया जाए तथा धुआं से बचने के लिए कल कारखानों को वहां बनवाया जाए जहां जनसंख्या कम है। उपसंहार में इसके लिए हम सबको मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा। प्रदूषण की समस्या आज पूरे विश्व में है, इसके लिए शासन व सरकार को भी पूर्ण रूप से इस पे ध्यान देना चाहिए और पर्यावरण को बचाने के लिए उचित कार्य करना चाहिए। तो आपको इसी तरीके से पूरा लिखना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको तैयार कर लीजिए। और आपको इसका पीडीएफ भी, इस पूरे पेपर की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। उसके लिंक आप सभी के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन, अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। ठीक है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि इस बार बिल्कुल न्यू क्वेश्चन आया आपके पेपर में। और इसमें 2 रहेगा प्रार्थना पत्र लिखने के लिए, जिसमें आपको किसी एक का ही लिखना है। तो आपको, ठीक है, यहाँ पे लिखना है। और इसके बाद अगर ये नहीं आता तो उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखे, जिनमें टिकट निरीक्षक के द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। ठीक है। इस तरीके से आएगा। तो आप लोग इन दोनों को तैयार कर लीजिए हमारे चैनल पे। ठीक है। अभी हमने 2 दिन हो रहा है, हमने जो है प्रार्थना पत्र इम्पोर्टेंट बताया है, तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, वहां पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से ये पूरा पेपर आप सभी को हिंदी का जरूर तैयार कर लेना। अगर आप लोग इस पूरे पेपर की तैयारी कर लेते हो तो आप सभी का इस बार 10th हिंदी में 70 नंबर बिल्कुल पक्का है। ठीक है। और आप सभी को हम बता दें कि आपको इस पूरे पेपर के साथ साथ
हमने हिंदी के 3 न्यू मॉडल पेपर और भी हमने बता चुका है। ठीक है, आप सभी लोग उन सभी मॉडल पेपर को भी तैयार कर लीजिएगा, तब आपका 70 में 70 आएगा। और हमारे चैनल पे 1 घंटे की हिंदी की एक वीडियो है जिसमें हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आंसर के साथ बताया है। तो आप लोग विजिट कीजिए हमारे चैनल पे और उन सभी वीडियो को भी देखिए, तब जाके आपका हिंदी में 70 में 70 नंबर आएगा। ठीक है, और ये नहीं कि ये जो पेपर हमने आपको बता दिया आप लोग इसी पेपर के सहारे रह जाए। ठीक है, और इसके अलावा आप लोग हिंदी में कुछ भी ना पढ़े, आप लोग ऐसे मत कीजिएगा। आप सभी को ये पेपर सिर्फ एक मॉडल के रूप में बताया जाता है कि हाँ इस टाइप के पेपर आएंगे, लेकिन जो हम आपको पेपर बता रहे हैं इसमें से ये है कि आपका 60 से 70% जो क्वेश्चन है इस पेपर से पूरे के पूरे मिलेंगे, और बाकी जो 30-40% क्वेश्चन है वो हमारे अदर पेपर से मिलेंगे। ठीक है, और अदर जो वीडियोस हैं हमारे चैनल पे हिंदी के उससे मिलेंगे। तो आप सभी को, ठीक है, यानी कि आपको इस पेपर के साथ साथ आपको 3 न्यू मॉडल पेपर हमारे चैनल पे हिंदी का आप लोग विजिट करके देखिए, या इसी वीडियो के लास्ट में हम प्लेलिस्ट लगा देंगे, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। इसी तरीके से अगर आप सभी को क्लास 10 के किसी और सब्जेक्ट का भी, ठीक है, ऐसा ही मॉडल पेपर चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए, हम आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। और वैसे भी हमारे चैनल पे सभी विषय का वायरल पेपर की वीडियो आ गई है, आप लोग प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप सभी लोग किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर हो, आपकी तैयारी नहीं हुई है और आप लोग उस सब्जेक्ट में पास होना चाहते हो, जैसे इंग्लिश में पास होने की ट्रिक, मैथ में पास होने की ट्रिक, ठीक है, और भी कोई सब्जेक्ट में पास होने की ट्रिक, तो आप लोग हमारे चैनल के ये जो वीडियो चल रही इसी के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट हम लगा देंगे सभी वीडियो का, आप लोग वहां से क्लिक करके देख लीजिएगा और हमारे चैनल पे भी विजिट करके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। ठीक, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।